धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आज हम राज्य और उसके उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, राज्य के संबंध में संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं उनमें सामाजिक समझौता का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य का उदय या राज्य की शासन व्यवस्था एक दैवीय सिद्धांत न होकर एक मानवीय संस्था होता है। इसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर होता है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस स्थिति में चिंतकों ने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला है प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत और दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभिक काल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानने वालों ने प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था को स्वीकार किया है जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ ने प्राकृतिक अवस्थाओं को कष्टप्रद और असहनीय माना, तो कुछ ने इसे मानव जीवन के आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ढंग बताया। परंतु इस अवस्था में मनुष्य को असुविधा होती थी, जिस कारण मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत को त्याग कर सामाजिक समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। प्रारंभ में जो उसको जिस तरह खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करता था उसमें उसको कष्ट होने लगा, उसको उसमें विकास की भावना जगने लगी। तो ऐसी स्थिति में वह सामाजिक समझौता के द्वारा राजनीतिक समाज का स्थापना किया। इस समझौता के अनुसार व्यक्ति को राज्य और कानून की तरफ से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है। व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर सामाजिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त हुआ। सामाजिक समझौता के पूर्व और पश्चिम के देशों में, या यूं कहिए कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।
महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन मिलता है कि पहले राज का प्रादुर्भाव नहीं था और राज के स्थान पर अराजकता का माहौल था। इस अराजकता के माहौल से तंग आकर मनुष्य ने परस्पर आपसी समझौता किया और ब्रह्मा के प्रभाव से मनु को अपना राजा और शासक शुरू किया। ब्रह्मा जी के प्रयास से सबसे पहले मनु को अपना शासक और राजा स्वीकार किया। कौटिल्य ने भी इस बात का स्वीकार किया कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने उसको सुरक्षा का वचन दिया। किसको चुना? प्रजा ने राजा को, और इसके बदले राजा क्या दिया? उसको सुरक्षा का वचन। जैन और बौद्ध साहित्य में भी राज संस्था का आधार समझौते को ही माना गया है। बौद्ध साहित्य में राज संस्था के उदय से पूर्व अराजक दशा का वर्णन मिलता है, जिसका अंत करने के लिए युक्तम व्यक्तियों के साथ सभी व्यक्तियों ने यह समझौता किया कि उस व्यक्ति को दंड दिया जाए जो दंड के योग्य है और उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए जो पुरस्कार पाने का हकदार हो। इसके बदले मनुष्य को क्या मिला? इसके बदले मनुष्य को राज के क्षेत्र के उपज का भाग प्रदान किया गया। सोफिस्ट विचारकों का भी मत था कि मनुष्य स्वभाव की मूल प्रवृत्तियों को त्याग कर भय और स्वार्थ का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए मनुष्य अपनी सुरक्षा और अन्य हितों के लिए अपनी ही इच्छा से किसी शक्तिशाली पुरुष को शासक मान लेता है और संगठित जीवन का आरंभ करता है। इस समझौता के अंतर्गत राजा की इच्छा इसलिए कानून होती है कि जनता उसे सर्वोच्च शक्ति संपन्न बनाती है। जिस राजा के हाथ में शक्ति सौंपी जाती है वह जनता के द्वारा ही सौंपा गया शक्ति होता है और राजा उस शक्ति का प्रयोग जनता के हित और कल्याण के लिए ही करता है। सामाजिक समझौते का प्रतिपादन और उसका समर्थन मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक एवं रूसो जैसे राजनीतिक चिंतकों ने किया है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या मानव स्वभाव और उसके प्राकृतिक अवस्था के आधार पर किया है। हॉब्स ने माना है कि नवीन समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया। यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूहों से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति या इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने के लिए का अधिकार देता हूँ या इस शर्त पर सौंपने के लिए तैयार हूँ कि तुम भी अपने सब अधिकार इसको सौंप दो।
और इस तरह उनके सभी कार्यों की स्वीकृति होगी। इस प्रकार का समझौता सामाजिक समझौता होगा, न कि राजनीतिक समझौता। शासक समझौते का एक पक्ष न होकर समझौते का परिणाम होने के कारण उसका पद, किसका पद, शासक का पद समझौते से कहीं अधिक ऊंचा होता है। ऐसा समझौता कैसा होता है? पूर्ण, निरंकुश, अटल और अखंड होता है। ऐसा समझौता जो किया जाता है वह पूर्णतया निरंकुश होता है, अखंड होता है और अटल होता है। लॉक ने समझौता सिद्धांत में सरकार को स्वयं एक लक्ष्य नहीं वरन लक्ष्य प्राप्ति का साधन माना। लॉक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य शांति तथा व्यवस्था स्थापित करना और जन कल्याण होता है। लॉक का मानना है कि जनता द्वारा शासक को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार होता है, यह निरंकुश नहीं होता। इसलिए इसका प्रयोग जनता के हित के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार लॉक के विचार से यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो भी जाती है तो ऐसी स्थिति में समाज को सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर उसके स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का समाज को पूर्ण अधिकार है। परंतु लॉक ने शासक को भी समझौते का एक पक्ष मानकर शासक के अधिकारों को सीमित कर दिया है। हॉब्स और लॉक के बाद रूसो ने भी सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। रूसो ने जिस रूप में अपने विचारों को प्रतिपादित किया है उससे वह स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का अग्रदूत बन गया। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन बुद्धि द्वारा संचालित न होकर मनुष्य के भाव द्वारा संचालित होता था। अर्थात मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से नहीं बल्कि अपने भावों से जीवन का संचालन किया करता था और मनुष्य का जो भाव था वह आत्मरक्षा तथा दया की प्रवृत्ति का भाव था। इस धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव पशु के समान निष्पाप, निर्दोष और श्रेष्ठ था। वह नैतिकता के विचारों से अलग और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। रूसो मानता है कि प्राकृतिक अवस्था सभ्य समाज अवस्था से, प्रकृति में जो प्राकृतिक अवस्था था वह सभ्य समाज की अवस्था से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। आदिम मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करने के कारण अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी। पहले जंगली जानवर जैसा जो वह जीवन व्यतीत करता था उसकी आवश्यकता भी कम थी और इस आवश्यकता कम होने का एकमात्र कारण था उस समय के मनुष्यों में इच्छा का उत्पन्न होना। बहुत कम इच्छा उत्पन्न हुआ करता था
मनुष्य पूर्णतया उस समय स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। मनुष्य मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। प्रत्येक मनुष्य में अगर स्वार्थ की कुछ भावना जागृत होती थी, फिर भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता किया करता था। लेकिन जो जो समय बीतता गया, त्यों त्यों मानव सभ्यता विकसित होती गई, त्यों त्यों पुरानी अवस्था मनुष्य की कायम नहीं रह सका। तत्पश्चात परिणाम यह हुआ कि मानव सभ्यता के बढ़ते चरण में मानव के अंदर अनेक बुराइयां पैदा होने लगी। मानव समाज में संपत्ति रूपी सर्प का आगमन होने लगा। उसका सुख चैन छीनता चला गया और मनुष्य में ईर्षा, द्वेष, अहंकार इत्यादि उत्पन्न होने लग गया। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था की सरलता, समानता तथा प्रसन्नता मनुष्य में से जाता रहा। युद्ध और संघर्ष का वातावरण पैदा हो गया। युद्ध और संघर्ष के इस वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना करने का निर्णय किया। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर दिया, लेकिन अधिकारों का समर्पण वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति किया। परिणाम क्या हुआ कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की इच्छा उत्पन्न हुई और जो इच्छा उत्पन्न हुई उसमें सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के रहते हुए अपना काम करने लगे। धन्यवाद। यही हुआ सामाजिक समझौता का संक्षिप्त सिद्धांत।